हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं ताराचंद सर आपके सामने। तो हमने लास्ट लेक्चर में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 शुरू किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हमने क्या देखा था? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। कोई भी अग्रीमेंट अगर इनफोर्सेबल बाय लॉ है तो वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो सर हम ये कैसे तय करेंगे कि कौन सा अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ है और कौन सा इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है? तो हमने देखा था कि उसकी 10 एसेंशियल एलिमेंट्स, बोले तो कंडीशंस थी इनफोर्सिएबिलिटी की, जिसे ही कहा जाता है दूसरे लैंग्वेज में एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी व्हेन आई कैन से कि ये पर्टिकुलर अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ है, इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा मैं कब बोलूं? तो उसके लिए 10 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, जिसमें से पहले 3 कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। जिसमें से पहली कंडीशन थी कि देयर मस्ट बी एन ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस। हमने देखा था कि लिखते समय इज अ ड्राफ्टिंग पैटर्न है, आपका पता है ना लॉ में, बिजनेस लॉ में। तो लिखते समय हम लिखेंगे कि इन एवरी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एन ऑफर एंड इट्स an offer must be made by one person and should be accepted by the same person, cannot be the offerer and the offeree himself। 3 सेंटेंस एक्सप्लेनेशन में आनी चाहिए। बात समझी? केस स्टडी डिस्कस कर लिया था। उसके बाद देयर मस्ट बी लीगल ऑब्लिगेशंस अपॉन द पार्टीज। व्हाट इज लीगल ऑब्लिगेशन? उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा पॉइंट पे। लीगल ऑब्लिगेशन मींस आर दोज ऑब्लिगेशंस टू व्हिच द पार्टीज आर बाइंड टू परफॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज लीगल ऑब्लिगेशंस। सही है? अच्छा, और इसमें देखा था कि हम लिखते समय लिखेंगे कि इन एवरी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी अ लीगल ऑब्लिगेशंस अपॉन द पार्टीज। सही है? Legal obligation are those obligation to which the parties are bound to perform. For example, X promised to go to movie with Y. In this case, if X failed to perform his obligation, then Y cannot file a suit against X, because this is we are a social agreement, and in case of social agreement there is no legal obligations upon the parties, there are social obligations, and the parties are not legally bound to perform the social obligations। ऐसा ड्राफ्ट करना है, ड्राफ्ट समझा, लिखना है। हाँ, फिर तीसरा हमने देखा था देयर शुड बी अ म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज। इन एवरी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी अ म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज। सही है? इसी म्यूचुअल कंसेंट को बोला जाता है लैटिन वर्डिंग में पूर्वी कॉन्सेंसस एड आइडेंट। लैटिन वर्डिंग में इसे बोला जाता है कॉन्सेंसस, यानी मीटिंग ऑफ टू माइंड्स। कॉन्सेंसस एड आइडम, लैटिन वर्डिंग, इसका मतलब क्या है? मीटिंग ऑफ मीट। तेरा भी दिमाग मेरा भी दिमाग एक ही बात पे मीट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि तेरा दिमाग व्हाइट हॉर्स पे हो और मेरा माइंड ब्लैक हॉर्स पे हो। नहीं, तेरा ब्लैक पे और मेरा व्हाइट पे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ, तो दैट इज नॉट मीटिंग ऑफ टू माइंड्स। तो मीटिंग ऑफ टू माइंड्स है तो ही तीशा वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज नहीं है। इसका मतलब क्या देखा था? व्हाट इज म्यूचुअल कंसेंट? तो उसमें म्यूचुअल कंसेंट का मतलब था बोथ द पार्टीज शुड अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। संस्कृति तेरा भी हो मेरा भी हो, एक ही बात पे हो, दैट इज म्यूचुअल कंसेंट। बात समझ में आई? यहां तक क्या हमारा हो गया था? संस्कृति और कीर्ति देख के आ गए थे लेक्चर, दोनों देखे थे, समझा था? हाँ, ठीक है, चलो आगे। नंबर 4, म्यूचुअल कंसेंट के बाद देयर शुड बी फ्री कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट तो होना ही चाहिए, लेकिन म्यूचुअल कंसेंट के अलावा पार्टीज का फ्री कंसेंट भी होना चाहिए। अच्छा, पार्टीज का फ्री कंसेंट भी होना चाहिए, यानी क्या? फ्री कंसेंट, कंसेंट यानी हाउ, और फ्री वाला कंसेंट, यानी लाइन समझिए आपको, फ्री वाला कंसेंट इसका मतलब होता है कि द कंसेंट ऑफ द पार्टी शुड नॉट बी ऑब्टेन बाय एक्सरसाइजिंग
कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी पार्टी का कंसेंट फ्री होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी ऑब्टेन, शुड नॉट बी ऑब्टेन बाय एक्सरसाइजिंग नंबर 1 या नंबर ए कोअर्शन, अपनी कोअर्शन एक्सरसाइज करके किसी का कंसेंट नहीं लेना चाहिए। देन अनड्यू इन्फ्लुएंस, एक्सरसाइज करके आपने किसी का कंसेंट नहीं लेना चाहिए। देन फ्रॉड से, बाय एक्सरसाइजिंग फ्रॉड, आपने किसी का कंसेंट नहीं लेना चाहिए। देन नंबर डी मिसरिप्रेजेंटेशन से, मिसरिप्रेजेंटेशन से आपने किसी का कंसेंट नहीं लेना चाहिए। एंड नंबर ई बाय मिस्टेक भी आपने किसी का कंसेंट नहीं लेना चाहिए। अगर इन बातों को एक्सरसाइज करके आपने किसी का कंसेंट लिया हुआ है, देन दैट इज नॉट अ फ्री कंसेंट, द कंसेंट इज अफेक्टेड, है ना। और एन अग्रीमेंट टू बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, द कंसेंट ऑफ द पार्टी मस्ट बी फ्री, होने चाहिए। तो सर फ्री होने चाहिए, तो कब वो फ्री नहीं रहेंगे? तो इन 5 बातों को एक्सरसाइज करके अगर आपने किसी का कंसेंट लिया, देन दैट इज नॉट अ फ्री कंसेंट। कैसे? सुनो, जैसे फॉर एग्जाम्पल गाड़ी लेके कौन कौन आता है गंदेज में? ठीक है, साक्षी गाड़ी लेके आ रहे। साक्षी एक्टिवा है आपके पास, आपके मान के चलिए आपके कनपट्टी पे मैंने गंद रखी और गंद रख के बोला कि तेरी गाड़ी मेरे को 500 रुपए में बेच दे। जान है तो जहान है ना, आत्मा थोड़ी घूमेंगी गाड़ी पे, तो हो तो बोलना ही पड़ेगा, है ना। तुमने बोला ठीक है भाई बेच दूंगी, लेकिन जान मत ले। 500 रुपए मैंने कंसिडरेशन के तौर पे तेरे को दे दिया। कंसिडरेशन पता है, लेन देन। 500 रुपए इज अ कंसिडरेशन फॉर यू एंड बाइक इज अ कंसिडरेशन फॉर मी, स्कूटर इज अ कंसिडरेशन फॉर मी। कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ऑफर दिया था, एक्सेप्टेंस भी आया, कंसिडरेशन भी है, दोनों पार्टीज को कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन एक फैक्टर मिसिंग है। कौन सा? The consent of the party is not free. That is obtained by me by exercising coercion. नहीं समझा? हाँ, तो आपने अगर नहीं, धमकी नहीं, मारपीट, सीधा धमकी क्या दे, मारपीट है ना। ऐसा करके अगर आपने किसी का कंसेंट लिया हुआ है, then that is भावेश is not a free consent, and और आपने किया हुआ अग्रीमेंट is not a valid contract। तो सर ये अग्रीमेंट क्या हो जाएगा? इज वॉइडेबल। ये अग्रीमेंट क्या बन जाता है? वॉइडेबल बन जाता है, वैलिड भी नहीं, वॉइड भी नहीं। सर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आ रहे तो सोशल ऑब्लिगेशन है। सर म्यूचुअल कंसेंट नहीं है तो अग्रीमेंट बिकम्स वॉइड। सर वॉइड का मतलब विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। वैलिड का मतलब उल्टा। हाँ, मैंने बोला आई प्रॉमिस टू सेल माई स्कूटर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, आई प्रॉमिस टू सेल माई बिल्डिंग फॉर 50 lakhs इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। नहीं बेची तो कीर्ति यू कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट मी। सूट बोले SUIT, सूट बोले तो केस, और कोर्ट बोलेगा जज ताराचंद सर आप अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करो, प्रॉमिस के मुताबिक बिल्डिंग बेचो। सही है ना? हाँ, so that is a valid contract which is enforceable in the court of law. And what is void? Which is not enforceable by law. जो कोर्ट में लेके गए तो एग्जीक्यूट करा के मिलने वाला नहीं। तो if there is no mutual consent, then that becomes void agreement. Is a void agreement because that is not enforceable by law. बोला ना, कोर्ट दोनों को अपने अपने घर में भगा डालेंगे, क्योंकि वो साक्षी बोलेंगे मैंने तो व्हाइट हॉर्स की बात की थी, मैं बोलूंगा मैंने तो ब्लैक हॉर्स की बात की थी। वो जज तो पगला हो जाएगा ना, बोलेगा दोनों पहले अपने घर में जाओ, सब्जेक्ट मैटर को निर्धारित करो, फिर झगड़ा हुआ तो मेरे पास आओ। बात समझ में आई?
तो दैट इज अ वॉइड अग्रीमेंट। लेकिन अभी जो है अभी इसमें अगर कोअर्शन की वजह से कोई अग्रीमेंट होता है दैट बिकम्स वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब है वॉइड एबल। वॉइड एबल यानी क्या? वॉइड डिक्लेयर करने योग्य। That is voidable at the option of one party whose consent is not free। आपको लाइन समझी मैंने जो बोली? That is voidable in the option of one party whose consent is not free। यानी तीसरा साक्षी चाहे तो इस अग्रीमेंट को वैलिड रखे, चाहे तो उसे कोर्ट में भाग के वॉइड डिक्लेयर कर दे। नहीं समझी बात? नहीं समझी होंगे बोल, मैं समझा के देता। मैं गन पकड़ के इसके कनपट्टी पे खड़ा हूं, कितने देर पकड़ के रहूं? गाड़ी मिल चुकी है, 500 जा चुके हैं, कितने देर पकड़ के रहूं बताओ? निकालनी पड़ेंगी ना। जैसे गन निकाली ये भागते हुए किधर जाएंगी? कोर्ट में जाके क्या बोलेंगी? जज साहब ताराचंद सर को जो मैंने स्कूटर बेची उसमें मेरा कंसेंट फ्री नहीं, सो आई वांट टू टर्मिनेट दिस कॉन्ट्रैक्ट। नहीं समझा? सो अग्रीमेंट क्या बन गया? वॉइड, इज नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसने बता दिया ना कोर्ट को जाके। दिशा बात समझी? हाँ, यानी उसने वॉइड डिक्लेयर किया ना। हाँ, लेकिन अगर साक्षी को लगा नहीं यार ताराचंद सर ने अपने को पढ़ाया लिखाया, चाय टर्ड बनाया, अपना घर दार पति हस्बैंड बच्चे सब उनकी वजह से है, तो अब साक्षी कोर्ट में जाना नहीं चाहती। अब वो भावनाओं में बह गई, अब वो कोर्ट में जाना नहीं चाहती, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना दैट मीन्स नाउ शी वांट टू रिटेन द अग्रीमेंट एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ना। अब बात समझ में आई? यानी वैलिड रखना है कि वॉइड डिक्लेयर करना है? इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ साक्षी हुज कंसेंट इज नॉट फ्री। बात समझ में आई? एक पार्टी के ऑप्शन में ही वो वॉइडेबल है, दोनों के ऑप्शन में संस्कृति क्यों सर? अबे कितना बकवास होगा, मैं ही गन रखूं और मैं ही कोर्ट में जाऊं, जज साहब गन रख के कंसेंट लिया था। That's why it is voidable at the option of one party। ठीक है ना? ये voidable ये हम कल भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो हम डीप में जाके पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है, अभी डिस्कशन का मैटर यही है कि इन एवरी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी अ फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी। इफ द कंसेंट ऑफ द पार्टी इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सरसाइजिंग coercion और by exercising undue influence। सर undue influence इसको लेके एक पूरा टॉपिक ही बना है फ्री कंसेंट नाम का। दैट इज टॉपिक नंबर 4। फ्री कंसेंट नाम का पूरा अक्खा टॉपिक है जिसमें इन हर एक फैक्टर को हम डीप में ऑपरेशन करेंगे। इतना ऊपर ही ऊपर देखने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी बता देता undue influence का मतलब क्या है। मान के चलिए कशिश का दिमाग घुमा हुआ है, उसको लेके मेरे पास, आई एम अ डॉक्टर सपोज, और उसको लेके मेरे पास साक्षी लेके आ गई, बोले सर दिमाग का स्क्रू ढीला है, टाइट कर दो। बोला ठीक है, अब भी ऑपरेशन कर दूंगा, टाइट कर दूंगा। ऑपरेशन थिएटर में जब कशिश को लिटाया गया, मैंने बोला कशिश मुझे ऑपरेशन के 1 लाख रुपए मत दो, तेरा ना वर्धा रोड पे एक प्लॉट है मैंने देखा है, मेरे को दे दे, 1 लाख के बदले में प्लॉट, बदले में तेरा ऑपरेशन मस्त करके दूंगा। नहीं बोलने की हिम्मत कशिश में है क्या? ऑपरेशन थिएटर में देखा नजारा, देखा कितना कातिलाना नजारा रहता, लाइन से चक्कू पड़े रहते हैं, कौन सा पार्ट काटना है इसके ऊपर डिपेंड है कौन सा चक्कू वापरू। देखा कभी ओटी आपने? हाँ नहीं देखा। बहुत सारे लोगों का ओटी में जाने के बाद बीपी हाई हो जाता है, हाई हुआ कि डॉक्टर का ऑपरेशन रुक जाता है, क्योंकि हाई बीपी में अगर आप कट कर दो तो स्पीड से ब्लड उड़ जाता है, इसलिए ऑपरेशन सस्पेंड होता है 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, जब तक कि वो बीपी लो ना हो। क्योंकि वहां गए कि बहुत सारे लोग डर जाते हैं, वो लाइन से चक्कू रहते हैं, छोटे बड़ा 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 बड़ा, फिर कैंची रहती छोटा छोटा बड़ा बड़ा कि कौन सा पार्ट काटना है उसके ऊपर डिपेंड रहता ना। हाँ, तो एक्चुअली मुझे इसलिए पता है क्योंकि माय मम वाज अ कैंसर पेशेंट
तो उनको ऑपरेट करते समय उनका ऑपरेशन टंग कैंसर होने की वजह से यहाँ से कट ऑफ करना था उनको, क्योंकि ये ओपन किया जाता है फिर टंग का ऑपरेशन होता है, यहाँ से नहीं होता। तो इसलिए उनको कट ऑफ करते समय उनका ऑपरेशन सस्पेंड हुआ था 1 घंटे के लिए। फिर वो डॉक्टर चाय भी पीते बैठते अपने 1 घंटे, बीपी लो होने का इंतजार करते हैं। फिर बीच में उनको बीपी के लिए इंजेक्शन मारे जाते हैं जिससे वो लो हो जाए, अदरवाइज बहुत स्पीडली ब्लड फ्लो बाहर निकलता है, मशीन से फेंकते ना पानी वैसा, तो इसलिए उनको रुकना पड़ता है, ये तो ब्लड बहुत चला जाता है। इसलिए इतने बड़े ऑपरेशन में ब्लड के बॉटल्स लगती है क्योंकि वो फ्लो होता है। बात समझी? तो हाँ, कशिश नहीं बोलोगे कि हाँ बोलोगे? हाँ बोलोगे ना? हाँ, यानी आपने अपना कंसेंट दिया ना? हाँ। क्या मैंने मारपीट की थी क्या? नहीं। लेकिन तेरे मेंटल को अफेक्ट किया ना मैंने। दिस इज कॉल्ड एज अनड्यू इन्फ्लुएंस। समझी क्या? दिस इज अ केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसकी डेफिनेशन वगैरह हम जब वहां जाएंगे तब पढ़ेंगे। बात समझ में आई? अभी सिर्फ ऊपर ही ऊपर देखना है आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि एन एग्रीमेंट टू बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, द कंसेंट ऑफ द पार्टी should be free, that should not be obtained by exercising coercion, भावनात्मक अत्याचार, that is undue influence, है ना? हाँ, तो ऐसा करके आपने किसी का कंसेंट नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसा किया है तो is not a valid contract. The consent of the party should not be obtained by exercising coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. इन सब के मतलब हम एक नहीं 2 क्लास में देखने वाले, 2 क्लास में। बात समझ में आई? इज अ डिफरेंट टॉपिक, टॉपिक नंबर 4, जिसमें हम पूरा डीप में जाएंगे और 2 लेक्चर्स इसको कंप्लीट करने के लिए लगेंगे। तो अभी मुझे सिर्फ ऊपर ही ऊपर क्या ध्यान में रखना है कि एन एग्रीमेंट टू बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, द कंसेंट ऑफ द पार्टी शुड बी फ्री, द कंसेंट ऑफ द पार्टी शुड नॉट बी ऑब्टेन बाय exercising coercion, undue influence, misrepresentation, mistake and fraud। इन बातों को यूज करके आपने किसी का कंसेंट लेना नहीं चाहिए। बात समझ में आई? चलो, तो हमने 4 देख लिए। क्या एन अग्रीमेंट टू बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देयर शुड बी एन ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस। एन अग्रीमेंट मस्ट बी there must be a legal obligation upon the parties। then हमने देखा there must be mutual consent of the party, then the consent of the party should be free, है ना? 4 हो गए। 5वां, an agreement must be ये फ्रॉड ये वगैरह ये अपन बाद में देखने वाले हैं, समझा ना आपको टॉपिक में। हाँ, अभी वो हम उसमें नहीं जा सकते, हमारा मेन टॉपिक रुक जाएगा और बोलता ही चालू हो जाएगा। एन एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन, दिस इज वेरी असेंशियल, इंपॉर्टेंट असेंशियल एलिमेंट। सर्टेन, सर्टेन शब्द का मतलब क्या होता है वैसे? सर्टेनिटी होनी चाहिए, यानी क्या? क्या होता है संस्कृति सर्टेन शब्द का मतलब? निश्चित। आपने किया हुआ अग्रीमेंट निश्चित होना चाहिए। दैट मीन्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी क्लियर, दैट शुड नॉट बी अनक्लियर। क्या बोला मैंने? आपने किए हुए कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस, कल ही मैंने बताया था संस्कृति कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट में आते हो तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। गंदेज में क्लास लगाएंगे, गंदेज में लगाएंगे, सीए फाउंडेशन के लिए लगाएंगे, सीए फाउंडेशन की क्लास लगाएंगे, इज अ टर्म। तो मैं सीएस फाउंडेशन की क्लास में आपको कैसे बिठाऊं? नहीं समझा, है ना? हाँ। 30,000 रुपए में लगाएंगे, दैट इज सर्टेन, इज अ टर्म एंड कंडीशन। 30,000 में लगाएंगे। अच्छा, ऐसा लिखता मैं कि 30 या 35,000 जो आपको अच्छा लगेगा वो देना। साक्षी को तो 30 ही अच्छा लगेगा, मेरे को तो 35 अच्छा लगेगा ना। अब ये बताइए टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर है क्या? कल जाके दोनों का झगड़ा, तेरे 5,000 बाकी है, साक्षी बोले नहीं मेरे को 30 अच्छा लगा, पूरे हो गई फीस। मैं बोलूंगा नहीं मेरे को तो 35 अच्छा लगा। ओ
झगड़ा चालू, केस गई, क्या लगता है जज सॉल्व कर पाएगा? क्या बोलेगा, साला 30 था कि 35, यही तो पक्का नहीं पता कॉन्ट्रैक्ट में टर्म। बात समझी? हाँ। तो कहने का मतलब एन अग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन, इसका मतलब है कि द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी क्लियर, शुड बी सर्टेन, दैट शुड नॉट बी अनसर्टेन, दैट शुड नॉट बी वैग्यू जिसे बोला जाता है, अंधाधुंधी, जो क्लियर नहीं है, ऐसे नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल केस नंबर 1, एक्स प्रॉमिस, बहुत ही पंचट केस है, एक्स प्रॉमिस टू सेल हिज, नहीं, एक्स प्रॉमिस टू सेल ऑयल फॉर ₹1000. What is uncertain here? हाँ, ऑयल इज नॉट मेंशन, विच काइंड ऑफ ऑयल, कल जाके केरोसिन डाल दिया तो क्या चलेगा क्या तेरे को? विच क्वालिटी ऑफ ऑयल इज नॉट मेंशन, दैट्स व्हाई इट इज अनसर्टेन। ताराचंद सर प्रॉमिस टू सेल हिज बाइक फॉर ₹10,000 12,000, विच एवर इज रीजनेबल फॉर यू, मुझे दे देना कि तेरे पास गाड़ी नहीं है ना आने के लिए, लेके जा, मेरी वाली गाड़ी पल्सर पड़ी हुई है, तू लेके जा, 10-12 जो अच्छा लगेगा मेरे को दे दे। आ गई 10 लेके, क्या मैंने तो 12 एक्सपेक्ट किया था, मुझे तुम ही तो बोले जो अच्छा लगे रीजनेबल फॉर मी, तो मैं 10 अच्छा लगा, लेकिन मेरे को तो 12 की उम्मीद थी, तेरे को उंगली दी, तूने तो हाथ ही खींच डाला मेरा। हो गया झगड़ा चालू, कोर्ट में जाएगा, जज सॉल्व कर पाएगा क्या? दोनों को वजह देंगे, बोलेंगे साले पहले टर्म्स क्लियर करके लाओ, कितने में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, फिर मेरे पास आना, झगड़ा हुआ तो तुम्हारे टर्म ही क्लियर नहीं है, तो मैं कहां से इसको सॉल्व करा के दूं? तो सर इस केस में होगा क्या? अग्रीमेंट बिकम्स वॉइड, तेरे घर में निकल पैसे लेके, मैं गाड़ी लेके मेरे घर में निकलता, इसको कहते हैं अग्रीमेंट बिकम्स वॉइड। समझा? हाँ, क्लियर है सबको? yes, चलो अभी आप आंसर देना, मैं कुछ केस स्टडीज और बताता। मेरे फार्म हाउस में घोड़ा था, मैंने बताया था ना? हाँ, साक्षी को पसंद आया था, साक्षी बोली थी मॉर्निंग वॉक के लिए खरीद के लेके जाऊंगी, घोड़े की मॉर्निंग वॉक। तो साक्षी घोड़ा लेके गई, बोले कितने में? मैं बोला व्हाइट हॉर्स ही, म्यूचुअल कंसेंट इज देयर, म्यूचुअल कंसेंट इज देयर, व्हाइट हॉर्स, उसका भी दिमाग व्हाइट पे, मेरा भी व्हाइट, हाँ लेके जाओ भाई। बोले सर लेके जा रही, कितने में देना है? कितना देना है? बोले 50,000 रुपए दे दो। बोले सर लेके जाती, लेकिन इफ द हॉर्स इज लकी फॉर मी then I will purchase it, otherwise I will return it. बताइए whether this contract is a valid contract? Valid की void? Invalid या नहीं void? हाँ, void? Yes. एक बार और सोच लो। void? वैलिड नहीं है, क्यों? हाँ, कौन सा टर्म क्लियर नहीं था? हाँ, क्लियरिटी नहीं है, लक को लेके क्लियरिटी नहीं है, नहीं रखेंगे कि नहीं रखेंगे को लेके लिए क्लियरिटी नहीं बोल सकते अपन, लक को लेके, when it will be lucky for you is not mentioned, नहीं समझा? हाँ, जब ये केस कोर्ट में गया तो कीर्ति जजमेंट देते समय जज बोला पार्टी के सामने, उल्टा पार्टी से पूछा what is the exact definition of luck is not mentioned in agreement. तुमने जो अग्रीमेंट रिटर्न में किया, आइदर ओरल किया, उसमें कहीं पे भी आपने ये लिखा ही नहीं है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ लक, ये कहीं मेंशन नहीं है। हाँ, अगर तुमने लिखा होता कि आई विल होल्ड द हॉर्स इफ इट इज लकी फॉर मी एंड आई विल ट्रीट एज लकी फॉर मी इफ आई अर्न ₹1 crore in 1 month, नहीं समझा? अगर मैं अपने बिजनेस में 1 करोड़ 1 महीने में कमा लेती हूं तो ये लकी माना जाएगा भाई। अब लक की डेफिनेशन मेंशन है तो अब अग्रीमेंट सर्टेन है, नहीं समझी बात? हाँ, लेकिन ऐसा बोल के लेके जा रहे इफ इट इज लकी फॉर मी देन आई विल परचेस इट, देन व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ लक इज नॉट सर्टेन, इज नॉट मेंशन, सो इज वॉइड अग्रीमेंट। समझा? मेरे पास एक बंगलो है, उस बंगलो को मैंने बेचने निकाला,
उर्वी बोली सर मैं खरीद लूंगी, कितने में बेच? मैं बोला 1 करोड़ में। बोले ठीक है सर मैं खरीद रही, प्रोवाइडेड इट शुड बी डेकोरेटेड हैंडसमली। ऐसा बायर ने उसमें बोला। मैंने भी सजा के दे दिया, थोड़ा सा पीओपी मारा, चूना बिना मार दिया और बेच डाला। बोले इज नॉट डेकोरेटेड हैंडसमली, आई विल नॉट परचेस इट। अग्रीमेंट होने के बाद उसने डिनाई किया, मुकर गई वो प्रॉमिस से, कोर्ट में केस गई। बताइए जजमेंट किसके फेवर में आएगा? क्यों? हाँ, अब आपको समझा कि इट शुड बी डेकोरेटेड हैंडसमली। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ हैंडसम? अरे भाई चूना मारा तो हैंडसम दिखेगा, पीओपी करवा के दिया तो हैंडसम दिखेगा, कैसे हैंडसम दिखेगा? इज नॉट मेंशन एनीवेयर इन द कॉन्ट्रैक्ट, सो द टर्म इज नॉट क्लियर। बात समझी? So in every valid contract an agreement should be certain. Certain होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? The terms and condition of the contract should be clear. समझा? उसके बाद an agreement must be possible to perform. अब जितने के स्टडीज बताओ कहीं ना कहीं लिख लिया करो, और लग कॉमा पूरा लिखना ही नहीं है आपको, सिर्फ उसका शब्द याद रखना है, बाकी फैक्ट ऑफ द केस आपको याद आ जाएंगे। डेकोरेटेड बंगलो, डेकोरेटेड हैंडसमली, आपको याद आ जाएगा कि यार ये केस थी। अरे समझा क्या? पूरा किस्सा लिखना ही नहीं है, वो वर्डिंग। अरे आपको कैसे मूवी देखी तो कैसे याद आती? बराबर मूवी देखी तो याद आती ना तुमको, बराबर ना? हाँ, तो वैसे ही यहां मूवी तो पूरी देख ली, एक शब्द ध्यान में रखना है। गजनी मूवी देखी तो अपन कैसा मुद्दा ध्यान में रखते हैं? अरे उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो गई थी, दैट्स व्हाई ही बिकम्स गजनी। तो वैसे ही यहां पे देखना है, वाह लक, हॉर्स लक, ये मुद्दा है, हॉर्स लक की वजह से केस बनी, अदरवाइज बनती नहीं, है ना? ऐसा। An agreement must be possible to perform, यानी क्या सर? Agreement must be possible to perform. The obligation of the parties ऐसे होने चाहिए कि वो possible to perform रहे। यानी कैसे सर? जैसे मैंने ख्याति से कहा कि मैं चांतारे तोड़ के लाऊंगा और तेरे को 50 रुपए का एक बेचूंगा। चांतारे तोड़ के लाऊंगा और 50 रुपए का भावेश एक बेचूंगा। तो चांतारे इज अ कंसिडरेशन फॉर यू एंड 50 रुपीज इज अ कंसिडरेशन फॉर मी। अग्रीमेंट हो गया, सब कुछ है। देखो ना, म्यूचुअल कंसेंट है, फ्री कंसेंट है, कैपेबल पार्टीज है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है। इसने बोला ठीक है सर मैं खरीद लूंगी, लेकिन पॉसिबल टू परफॉर्म किसी एंगल से है क्या? जहां तक कि इसके 50 रुपए देने का ऑब्लिगेशन है इसके ऊपर, इज पॉसिबल टू परफॉर्म। लेकिन मेरे ऊपर जो चांतारे तोड़ के लाने का और देने का है इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म। बात समझ में आई? हाँ, तो इसलिए अग्रीमेंट ऐसा हो कि जिसमें पार्टीज के ऊपर आए हुए ऑब्लिगेशन पॉसिबल टू परफॉर्म हो। अगर ऐसा है तो वो वैलिड है, अदरवाइज इट बिकम्स वॉइड एग्रीमेंट। समझा? उसके बाद नंबर 7, पार्टीज मस्ट बी capable to contract। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होंगी भावेश, दे शुड बी कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, कैपेबल होनी चाहिए। तो सर व्हेन आई कैन से द पार्टीज आर कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा मैं कब बोलूं? तो मैं बोलूंगा कि इफ द पार्टीज आर मेजर। सर मैं कब बोलूं ही इज अ मेजर पर्सन? 18 एंड अबव अगर वो है तो वो मेजर है, 18 से नीचे है तो वो माइनर है। बात समझ में आई? तो
कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट मेजर है तो माइनर इनकैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में आ नहीं सकता। सही है। तो पार्टी शुड बी मेजर, ही शुड नॉट बी अनसाउंड माइंड, पागल नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? हाँ। ही शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, he should not be disqualified by law। कायदों ने कुछ लोगों को भारत में कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर किया है, तो आप उस कैटेगरी में नहीं आने चाहिए। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इसको लेके टॉपिक नंबर 3 रहेगा। टॉपिक का नाम रहेगा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तब जाके ये सारे फैक्टर्स हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि इस समय नवीन तुम्हारी उम्र है 8 साल और तुम्हारे पास बाप ने दी हुई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ऐसे में मैं एक अग्रीमेंट पे लिख के मैंने लाया कि नवीन वॉलंटरीली अपनी स्व इच्छा से अपना बंगलो मेरे नाम से ट्रांसफर कर रहा है। ऐसा एक अग्रीमेंट में लिखवा के स्टैम्प पेपर पे मैंने लाया और साथ में एक लॉलीपॉप भी लाया। तो नवीन क्या करेगा? लॉलीपॉप के चक्कर में अंगूठा लगा डालेगा या साइन दे देगा। क्या उसमें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन को समझने की समझ है? इज अ माइनर ना, तो इसलिए ना रहेगा बांस ना बजेंगी बांसुरी। कोर्ट ने यह कह दिया कि वह 18 से नीचे अगर आप हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट में आ ही नहीं सकते, यू आर इनकैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आई? तो when we can say the party is capable to contract when he is major, when he is sound mind, unsound mind नहीं चलेगा। बात समझ में आई? रिया को बीच बीच में झटके आते हैं। जिस दिन झटका आया उस दिन मैं अग्रीमेंट लेके पहुंच गया कि उसका बंगलो मेरा, तो झटके में साइन कर देंगे ना क्योंकि उसको किसी भी टर्म को समझने की समझ अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। अगर ऐसा आपने किया और उसके अनसाउंड माइंड सिचुएशन में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो इट बिकम्स वॉइड अग्रीमेंट, इज नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आई? उसके बाद भावेश मस्तपैकी बार में बैठा है पीते हुए, अभी तक के अंदर 2-3 पैक चले गए हैं। ये ऐसे में मैं एक अग्रीमेंट लेके उसके सामने पहुंच गया और साथ में एक बॉटल भी रखा। तो बॉटल देख के इंसान चकरा जाता ना। ड्रंकर को भी अनसाउंड माइंड कैटेगरी में ही डाला है लॉ मेकर्स ने। हाँ ड्रंकर को भी उसी कैटेगरी में डाला हुआ है, तो वो भी कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आई? किसी के माइंड में ये तो डाउट नहीं है ना, सर वो पी रहा था ये कैसे प्रूव करोगे, पीकेज था उसको झटका आयाश था ये कैसे प्रूव करेंगे? ऐसा डाउट किसी के माइंड में है रिया? कितकी नहीं? किसी के माइंड में करेंगे कैसे? हाँ तो 10,000 लेके आओ उधर के कैबिन में। आई एम अ लॉयर, मैटर कैसे प्रूव करना है इज अ मैटर ऑफ एविडेंस एंड इज टू बी प्रूव इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ताराचंद सर ने जो फीस ली है दैट इज कोचिंग फीस, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने की। वो केस कैसे प्रूव करेंगे ये बताना एडवोकेट का काम है, तो पैसे लेके आ फिर बताऊंगा। और ऐसे यहां डायस पे खड़े होके केस कैसे प्रूव करेंगे ये बताना इम्पॉसिबल नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि किसी भी केस को प्रूव करने के लिए आपको फैक्ट ऑफ द केसेस में जाना पड़ता, ढूंढना पड़ता, और हर एक केस के फैक्ट ऑफ द केसेस डिफरेंट होते हैं बेटे। एक किस्सा बताता, किसी बिल्डिंग में मर्डर हुआ, किसी बिल्डिंग में जिसका मर्डर हुआ, जिस बिल्डिंग में हुआ, उस बिल्डिंग में जब मर्डर हुआ था ना, उसके 5 मिनट बाद बिल्डिंग से निकलते हुए कशिश को देखा गया था। अब उंगली किधर गई? कशिश की तरफ। अच्छा, जिसका मर्डर हुआ उसके साथ एक दिन पहले साक्षी की हाथापाई हुई थी। अब उंगली किधर गई? आपको बात समझ रही? फैक्ट ऑफ द केसेस देखो कैसे बदलते हैं। जिसका मर्डर हुआ उसका 1 करोड़ का इंश्योरेंस था, जिसकी नॉमिनी रिया थी, यानी वो मरी तो फायदा किसको?
तो अब उंगली इधर आती नहीं समझा? जिसका मर्डर हुआ, जिस चक्कू से हुआ, वो चक्कू ख्याति के कंपाउंड वॉल में पाया गया, अब उंगली इधर आती। जिसका मर्डर हुआ उसकी लाश के पास केतकी का वॉलेट पाया गया, अब उंगली इधर आती। नहीं समझा आपको अभी भी? हर एक केस के फैक्ट ऑफ द केस डिफरेंट होते हैं, वो उसमें जाके देखने पड़ते। भाई सुशांत मरा तो सुसाइड था कि क्या था? पुलिस तो कम जाती, मीडिया ही ज्यादा जाती तो उसमें जाके देखना पड़ता है इसके किसके साथ लफड़े चालू थे, उनको कितना फायदा मिलने वाला था। नहीं समझा? ये देखिए मगर आप कैसे यार जजमेंट दे पाओगे, है ना? आप मुझसे यहां बैठे बैठे कैसे पूछ पाओगे, सर बताओ बड़ा सुशांत मर्डर था कि सुसाइड था? यार मैं कैसे बताऊं, मैं गया ही नहीं फैक्ट ऑफ द केस ढूंढने। मुझे ढूंढना पड़ेगा, तब जाके कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। यहां बैठे बैठे खड़े खड़े मैं कैसे बोलूं वो सुसाइड था कि मर्डर था? ये काम तो मीडिया का है ना, इंडिया के। जोक समझा क्या? ये काम मीडिया का है, इंडिया के ये काम गवर्नमेंट या कोर्ट का नहीं है। उल्टा बोला है मैंने एक्चुअली, पता है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो पार्टी शुड बी कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, तो ही शुड बी मेजर, ही शुड बी साउंड माइंड एंड शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। सर ये डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कौन है? टॉपिक में जाएंगे तो पढ़ाऊंगा, लेकिन ऊपर ही ऊपर बता देता कि इंसॉल्वेंट पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड पर्सन। उसके अलावा ल्यूनेटिक, वो आ गया इसमें अनसाउंड माइंड में। उसके अलावा हाँ, जिसके अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाई जा रही है, कन्विक्टेड पर्सन, कन्विक्टेड जो जेल में जा चुका है, प्रोसीडिंग चलाई नहीं जा रही, कन्विक्टेड इज अ डिस्क्वालिफाइड पर्सन। उसके बाद फॉरेन एम्बेसडर, किसी और देश का राजदूत, उसके खिलाफ आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, नहीं तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, क्योंकि केस हुआ तो वो अंदर जा सकता है, और अंदर गया तो वॉर हो सकता है चाइना इंडिया में। मेरे राजदूत को कैसे अंदर डाला भाई तूने? नहीं समझा? इसलिए इज अ डिस्क्वालिफाइड पर्सन। मैरिड वुमेन इज अ डिस्क्वालिफाइड पर्सन। और भी ज्यादा मत सोचना हाँ कि बहुत शादी की तो कौन सा पाप कर डाला जो डिस्क्वालिफाइड बन गई। समझाऊंगा, वक्त आएगा तब समझाऊंगा। तो बोलने का मतलब ऐसे कैटेगरी में आप लोग नहीं आने चाहिए, तब जाके आप कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट हो। ठीक है, जब टॉपिक आएगा तब समझाऊंगा। तो अभी तक के हमने क्या क्या देखा कि एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एन अग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, there must be offer and its acceptance, there must be mutual consent, there must be legal obligation। देख के नहीं बोलना है, याद करके बोलना है रैंडमली। हाँ, उसके बाद फ्री कंसेंट है ना, द पार्टीज कंसेंट शुड बी फ्री। देन an agreement must be certain, an agreement must be possible to perform, the party should be capable to contract। सही है? उसके बाद नंबर 8, there must be lawful object, there must be lawful object। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, नो डाउट वहां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होता है। नहीं समझा? ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? मोटिव होता है। तो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। मैंने बोला जाओ साक्षी रेलवे स्टेशन में धमाका करके आओ, एक के मरने पे 1 लाख रुपए दूंगा। ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए मैं और वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए, वो लॉफुल है क्या कि अनलॉफुल है? गंदेज कॉमर्स क्लासेस में साक्षी आपने सीए फाउंडेशन की क्लास लगाई, ऑब्जेक्ट क्या था? कोचिंग लेना। अनलॉफुल है क्या? लॉफुल है। बात समझ में आई? तो ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी लॉफुल। बात समझी? मैंने बोला साक्षी तू जा पार्किंग में और रिया की गाड़ी की हवा छोड़ के आ, मैं 500 रुपए दूंगा। ऑब्जेक्ट ऑफ दी। मैंने बोला भावेश तू अपनी बीवी को तलाक दे दे, मैं 5 लाख रुपए दूंगा। ऑब्जेक्ट यार मैं लोगों के घर तोड़ रहा सोसाइटी में, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। नहीं समझा आपको? हाँ,
तो वो तो बात अलग हो गई ना, लेकिन मैं लोगों के घर तोड़ रहा, उसका क्या कि वो बीवी को तलाक दे, मैं 5 लाख रुपए देता, ये तो अनलॉफुल हुआ ना। नहीं समझा? मैंने बोला ख्याति जा मस्त पैकी कीर्ति की धुलाई कर, क्या पढ़ाई नहीं करती, 500 रुपए दूंगा। तो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, नहीं समझा? अभी क्लियर हुआ? हाँ। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी लॉफुल, दैट शुड नॉट बी अनलॉफुल, अदरवाइज इट बिकम्स इलीगल अग्रीमेंट। समझा? उसी ट्रैक पे ये वाला, देयर मस्ट बी लॉफुल कंसिडरेशन। कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन सेम ट्रैक पे चलते हैं, इसलिए इन दोनों को लेके एक ही टॉपिक बना, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? ये टॉपिक बना जो अभी हमारा चल रहा है, दैट इज टॉपिक नंबर 1, नेचर एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऊपर हेडिंग दे दो, क्या है टॉपिक नंबर 1? नेचर एंड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3 बाद में बता धीरे धीरे। कंसिडरेशन टॉपिक नंबर 3, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक नंबर 4, फ्री कंसेंट टॉपिक नंबर 5। 1 बाय 1 अपन चलेंगे। हाँ, देयर मस्ट बी लॉफुल कंसिडरेशन। व्हाट इज कंसिडरेशन? कंसिडरेशन का मतलब होता है पूर्वी नहीं, पूर्वी। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। यानी मैंने बोला कीर्ति आई प्रॉमिस टू सेल माई स्कूटर फॉर ₹10,000। आपने बोला यस सर आई विल परचेज इट, एक्सेप्टेड, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। स्कूटर इज अ कंसिडरेशन फॉर यू एंड मनी इज अ कंसिडरेशन फॉर मी। तो क्या स्कूटर बेचा तो ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है ना? हाँ। और मुझे पैसा मिलना क्या ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है? बिल्कुल है। मैंने बोला साक्षी धमाका कर, क्या एक के मरने पे 1 लाख रुपए दूंगा, 1 लाख रुपए देना, वो भी एक के मरने पे, अनलॉफुल कंसिडरेशन। धमाका इज अनलॉफुल कंसिडरेशन फॉर मी। साथ में अनलॉफुल ऑब्जेक्ट भी तो है ना, तो इसलिए ये कहीं ना कहीं साइमल्टेनियसली चलता है। पहली बात तो ये है कि इन एवरी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी कंसिडरेशन, होना चाहिए। नहीं समझा? इफ देयर इज नो कंसिडरेशन देन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला मैंने? ये हम टॉपिक नंबर 4 कंसिडरेशन नाम के टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि जहां कंसिडरेशन नहीं है फिर भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अदरवाइज इन एवरी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या रहना चाहिए वहां पे? और वो भी लॉफुल रहना चाहिए। बात समझ में आई? तो इन एवरी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एन अग्रीमेंट टू बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी कंसिडरेशन एंड द कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल कंसिडरेशन। अगर वो लॉफुल कंसिडरेशन है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। समझा तीशा? तो बस 2 बचे अभी। वैसे देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो एक ही बचा है, लास्ट खत्म कर देता है। An agreement must not be declared as void agreement. क्या लिखा मैंने? An agreement must not be declared as a void agreement. तो लॉ मेकर्स ने क्या किया है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू ऑलरेडी 11 अग्रीमेंट्स को वॉइड डिक्लेयर करके लिख करके दे दिया है। नहीं समझा मैंने क्या बोला? हमारा एक टॉपिक ही रहेगा वॉइड अग्रीमेंट नाम का। उस टॉपिक के थ्रू उन लोगों ने पहले ही बता दिया कि यार ये अग्रीमेंट भारत में वॉइड अग्रीमेंट है। अगर आपका अग्रीमेंट उस कैटेगरी में आता है तो वो भी वॉइड हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज अ वॉइड, देन इट इज वैलिड। अरे समझा क्या? तो सर कौन कौन से अग्रीमेंट इट बिकम्स वॉइड डिक्लेयर करके दिए हैं कोर्ट ने? ऐसे टॉपिक में जाके पढ़ेंगे, 2-4 बता देता।
पहला, अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल थिंग, कौन सा एग्जाम्पल है? चांद तारे, नहीं समझा? चांद तारे वाले हैं, तो दैट इज वॉइड. अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, वॉइड. अरे समझा क्या? नहीं, लॉफुल नहीं है तो इलीगल है. अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, वॉइड. अग्रीमेंट विदाउट म्यूचुअल कंसेंट, वॉइड. ब्लैक हॉर्स, व्हाइट हॉर्स इज अ वॉइड अग्रीमेंट, विल नॉट बी एग्जीक्यूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, भगा देगा कोर्ट. सही है. हाँ. अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. रेस्ट्रेंट शब्द का मतलब क्या होता है? रेस्ट्रिक्शंस, रोकना, रेस्ट्रेंट करना, रोकना. अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को बिजनेस या ट्रेड, व्यापार करने से रोकने वाला अग्रीमेंट. समझाता. जीसीसी के सामने रिया ने अपने आरसीसी खोल डाले, रिया कॉमर्स क्लासेस. दुख किसको होगा? नहीं, पहले तो दुखी होऊंगा. उसके पास मैं गया, उसके पास जाके मैंने बोला, रिया तू अपने दुकानदारी का शटर बंद कर, बदले में मैं तेरे को 5 लाख रुपए देता. देखो अग्रीमेंट कैसा है, देखो, इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस, करने से किसी को रोक रहा, प्रोफेशन बिजनेस करने से रोक रहा. सही है ना? तो रिया ने भी सोचा साले 6 महीने हो गए, एक पोट्टा एडमिट नहीं हुआ, 5 लाख रुपए मिल रहे तो ले लो. तो वो तीजा उसने 5 लाख रुपए ले लिए एंड बदले में उसने बोला, सर यस आई अग्रीड, आई विल नॉट कंटिन्यू दी क्लासेस आफ्टर दिस डे. रोक दिए. हाँ, लेकिन उसके 2 महीने बाद रिया ने मार्केट में देखा कि बच्चे मस्तपैकी घूम रहे, उसका नाम लेते हुए, खास करके बॉयज, हमारे रिया मैडम किधर है, रिया मैडम किधर है, रिया मैडम किधर है. जैसे उसने देखा परिस्थिति बदल गई है, शटर खोल दिया. शटर खोलते बराबर मैं और दुखी आत्मा पहले कोर्ट में भागते हुए गया, बोला, जज साहब शी वॉज अग्रीड मी, 5 लाख रुपए लिए थे कि आई विल नॉट कंटिन्यू दी कॉमर्स क्लासेस. उसे बोलो अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करे. क्या जज बोलेगा कि बहुत तू कंपटीशन मत कर? मार्केट में कंपटीशन प्रिवेल होनी चाहिए, रहनी चाहिए. इसके लिए भारत में कंपटीशन एक्ट नाम का कायदा बना है. ऐसा कोई भी अग्रीमेंट अगर आप करते हो जिससे आपकी मोनोपोली क्रिएट होती है, बिग मोनोपोली, तो ऐसा अग्रीमेंट करने से पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता. इसलिए रिलायंस, आइडिया, एयरटेल ये एक साथ आके मर्ज नहीं हो सकते, अदरवाइज वो तो पब्लिक को लूट लेंगे. वो अलग अलग रहेंगे तो कंपटीशन रहेगी ना कीर्ति. नहीं समझा आपको? तो दिस इज एन अग्रीमेंट विच इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इट बिकम्स वॉइड अग्रीमेंट, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एज अ वॉइड अग्रीमेंट. इसका मतलब क्या है? ऐसा अग्रीमेंट किया तो रोना लेके कोर्ट में नहीं लेके आने का, हम सॉल्व नहीं करके देंगे. अरे समझा क्या? हाँ, इसलिए ऐसे 11 अग्रीमेंट्स ऑलरेडी डिक्लेयर करके रख दिए इन लोगों ने. ऐसा हुआ उन कैटेगरी में तुम्हारा अग्रीमेंट है तो रोना लेके मेरे पास आने का नहीं. ऐसा कौन बोल रहा? कोर्ट या लॉ मेकर्स, एक ही है. बात समझी? हाँ. अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी को किसी से शादी करने से रोकना. नहीं समझा? अरे समझा क्या? उर्वी तेरे को कौन सा हीरो पसंद है बता? आयुष्मान खुराना. शक्ति कपूर वगैरह नहीं है ना उसमें? ठीक है, आयुष्मान खुराना तेरे को पसंद है. अब उर्वी ने क्या किया? आपका नाम गुनगुन. हाँ, गुनगुन के सामने एक प्रपोजल रखा. ए गुनगुन, मेरे को प्रॉमिस कर, आयुष्मान खुराना से शादी नहीं करेंगे, मैं 2 लाख रुपए देती तेरे को. गुनगुन ने सोचा, साला वैसे भी कौन सी शादी होने वाली है, 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, ले लो और इसको प्रॉमिस कर दो. 2 लाख ले लिया अंदर. यस आई एग्रीड, आई विल नॉट मैरी विथ आयुष्मान खुराना. 1 महीने बाद आयुष्मान खुराना का गुनगुन को फोन, ए गुनगुन आई वांट टू मैरी विथ यू. गुनगुन बोलती है, यस ऑफ कोर्स, मैं तो कब से तैयार थी, आजा. दिल किसका दुखेगा? भावेश गुनगुन का, नहीं सॉरी उर्वी का. उर्वी भागते हुए कहाँ जाएंगी?
बोलेंगी जज साहब शी वाज अग्रीड मी विल नॉट मैरी विद आयुष्मान खुराना, अभी शादी कर रही हूँ उसको रोको। क्या जज उसे रोकेगा शादी कर? यार शादी करने का किसी के भी साथ करो, उनको तुमको फ्रीडम दिया हुआ है। बात समझ में आई? तो दिस इज एन अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। किसी ने किसी को मैरिज करने से रोकना इज अ वॉइड अग्रीमेंट, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एज अ वॉइड अग्रीमेंट। उस कैटेगरी में आपका अग्रीमेंट जाता है तो इट बिकम्स वॉइड। तो एसेंशियल एलिमेंट ये कहता है कि एन अग्रीमेंट मस्ट नॉट बी डिक्लेयर्ड एज अ वॉइड अग्रीमेंट। वॉइड अग्रीमेंट जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है उनमें आपका अग्रीमेंट नहीं आना चाहिए, तो वो वैलिड है। समझा? और लास्ट वाला, रिया रो मत, हो गया। An agreement must be written or registered if law provides. सर क्या है इसका मतलब? वैसे ये एसेंशियल एलिमेंट है ही नहीं देखा जाए तो। क्यों? बताता। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एन अग्रीमेंट मस्ट बी इन अ रिटन फॉर्मेट, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इट मे बी आइदर ओरल, मैं पहले ही बता चुका हूं। संस्कृति, सवेरे सवेरे दूध लेने जाते तो क्या स्टैम्प पेपर हाथ में लेके जाती क्या? 100 रुपए का, ले भाई आज के बाद तेरा दूध मेरा और मेरे 120 रुपए तेरे। अग्रीमेंट ओरल कॉन्ट्रैक्टर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बड़ा। अरे मिल्क इज अ कंसिडरेशन फॉर यू एंड मनी इज अ कंसिडरेशन फॉर मिल्क मैन, तो इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या स्टैम्प पेपर पे लिखते क्या? ओरली करके आते ना, तो क्या वो वैलिड नहीं है क्या कि 10 मिनट बाद दूध वाला आके वापस लेके जाता? वैलिड रहता ना? हाँ वैलिड रहता तो इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि ओरल अग्रीमेंट्स अलाउड है भारत में। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि भाई अग्रीमेंट रिटर्न ही होना चाहिए। इट मे बी ओरल और इट मे बी रिटन, ऐसा भी चलेगा। लेकिन कुछ लॉ में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं, कुछ लॉ में, जैसे टीपी एक्ट में, टीपी एक्ट बोले टाइम पास एक्ट नहीं है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। मैं अगर अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी उर्वी तेरे नाम से ट्रांसफर कर रहा, तेरे को बेच रहा, तो इट शुड बी इन रिटन फॉर्म। लिखित में ही नहीं होना चाहिए, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। इसलिए प्लॉट या घर की रजिस्ट्री लगती है, तुमने सुना होगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपीज से ऊपर है तो इट शुड बी इन रिटन फॉर्मेट, होना चाहिए, ऐसा लॉ कहता है। तो भाई सुनना पड़ेगा, फिर उसके बगैर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। समझा? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो कहीं नहीं लिखा है, तो दैट्स व्हाई एन अग्रीमेंट मे बी ओरल और समझा कि नहीं समझा? तो ऐसा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक ही जगह लिखा हुआ है सिर्फ, दैट इज सेक्शन नंबर 25। सेक्शन नंबर 25 कहता है कि इफ इट इज अ टाइम बार डेब्ट, टाइम बार डेब्ट, टाइम बार डेब्ट, टाइम BARD बार डेब्ट, डेब्ट यानी उधार, DBT डेब्ट अगर है तो आप उसको रिटर्न में लिखवा लो, उसके बगैर वो वैलिड नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? ये आगे जाने पे मैं इंडियन लिमिटेशन एक्ट नाम का कायदा एक बार बताऊंगा, जिसमें आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। बात समझ में आई? तो अभी इतना डीप में यहां जाने की आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज बहुत कुछ खाएंगे और पचेगा कुछ भी नहीं, ऐसा हो जाएगा। मैं इसलिए वॉइडेबल अग्रीमेंट भी नहीं बता रहा था। वॉइडेबल अग्रीमेंट कल के लेक्चर में आएगा, क्योंकि कल के लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाऊंगा। तो वैलिड अग्रीमेंट, वॉइडेबल, इलीगल, रिटर्न अग्रीमेंट, ओरल अग्रीमेंट सारे डिस्कस होंगे। समझ गया? कीर्ति समझा आज का लेक्चर? तो आप सिर्फ इतना ही ध्यान में रखिए कि एन अग्रीमेंट मस्ट बी रिटन और रजिस्टर्ड इफ द लॉ प्रोवाइड्स, अदरवाइज नॉट। समझा? होना चाहिए तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर ऐसा एमसीक्यूज में आया कि अग्रीमेंट शुड बी इन ओरल, रिटन, रजिस्टर्ड, आइदर, कुछ भी चलता, तो आइदर को मार्क करूंगा। बात समझ में आई? क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ। टाइम बार डेट अग्रीमेंट शुड बी इन रिटन को मार्क करूंगा, क्योंकि वो एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 25। समझा? दिमाग को थोड़ा सा ऊपर लाना पड़ेगा 11-12 से।
और थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, है ना। चलो थैंक यू, यहां पे रुकते, कल हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू।